नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मेरा नाम है सीए राजेश नांगलिया और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की सेकेंड क्लास है, जिसमें हम मोरलेस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द पर्पस ऑफ बीकॉम एग्जाम्स कंप्लीट करने वाले हैं। ओके। अच्छा, एक अनाउंसमेंट। आप लोगों ने जिन्होंने भी मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और लाइक बटन को हिट कर दो। इससे सब्सक्राइब करने से आपको बेनिफिट ये मिलेगा, मैं जब जब वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। आप बिना किसी टेंशन के आपको पहले ही अपडेट मिल जाएगा कि वीडियो अपलोड हो चुकी है, जाके जल्दी से वीडियो वॉच कर लेते हैं। ओके, चलिए आज की क्लास में सर करेंगे क्या। देखो, आज की क्लास में मैं आप लोगों को फर्दर पार्ट करवाने वाला हूं। जैसे लास्ट क्लास आपने क्या किया था, टू कंप्यूट जीएवी और इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे कैलकुलेट होगा सर, इन सब चीजों को डिस्कस करे थे। सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी होगी तो क्या करेंगे, सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी के केस में एनएवी जीरो ली जाती है, यही सब डिस्कस किया था। आज की क्लास में क्या करेंगे सर, फर्दर मूव ऑन करते हैं। देखो, आज की क्लास में मैं आपको जो नेक्स्ट पोर्शन समझाने वाला हूं, केस वन इज नॉट रिक्वायर्ड, मैं अभी सम्स के थ्रू करवा दूंगा। यस, मूव टू दिस वन। इसमें क्या दिया हुआ है सर, इसमें मैंने आपको दिया है एक हाउस जो है वो कुछ पीरियड के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड रहता है एंड कुछ पीरियड के लिए लेट आउट रहता है। कंफ्यूज हो जाओगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी आपके रिटर्न जो फाइल करोगे, मतलब इनकम की इंफॉर्मेशन जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दोगे, उससे कंफ्यूज हो जाएगा। तो वो कंफ्यूजन ना हो उसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक सिंपल सा फंडा दे दिया। ये जो कंसेप्ट है इसको क्या हम टाइम वाइज डिवीजन बोल सकते हैं। कुछ पीरियड के लिए लेट आउट, कुछ पीरियड के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड, इट इज अ टाइम वाइज डिवीजन। तो देखो, पहले मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, इट इज अ टाइम वाइज डिवीजन। आप लोग भी नोट्स में लिख लेना, टाइम वाइज डिवीजन। टाइम वाइज डिवीजन मतलब कुछ पीरियड के लिए डिवाइड किया हुआ सेल्फ ऑक्यूपेशन में, कुछ पीरियड के लिए लेट आउट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है भाई इतना झमेला में नहीं देख सकता हूं, इसको फुल्ली लेट आउट ट्रीट करो। ट्रीट इट एज फुल्ली लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी। इसको फुल्ली लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी की तरह ही ट्रीट करना होगा। बट सर, अगर एरिया वाइज डिवीजन हो तो क्या करेंगे, व्हाट अबाउट एरिया वाइज डिवीजन। सर, अगर एरिया वाइज डिवीजन होगा, प्लीज नोट इट डाउन क्योंकि वहां पे लिखा हुआ नहीं है एरिया वाइज डिवीजन। सर, अगर एरिया वाइज डिवीजन होगा तो मैं क्या करूंगा। देखो, अगर एरिया वाइज डिवीजन हो, एरिया वाइज मतलब क्या हुआ, सपोज कर लो जो 3 फ्लोर की बिल्डिंग है तो उसमें मैंने क्या किया, मैंने फर्स्ट फ्लोर तो लेट आउट कर दिया एंड सेकेंड एंड थर्ड फ्लोर में अपने खुद के ऑक्यूपेशन में यूज कर रहा हूं। इसका मत, और सपोज कर लो सेकेंड एंड थर्ड फ्लोर जो है उसकी एरिया 70% है एंड 30% एरिया बिलोंग्स टू फर्स्ट फ्लोर। तो बेसिकली क्या हुआ, एरिया लेट आउट इज 30% एंड एरिया सेल्फ ऑक्यूपाइड इज 70%। तो अगर ऐसा हो कि एरिया वाइज सेल्फ ऑक्यूपेशन या लेट आउट हो तो हम क्या करते हैं, तो एरिया वाइज डिवीजन। अगर एरिया वाइज डिवीजन होता है तो इन सिंपल केस ध्यान रखना, आप सिंपली क्या करने वाले हो, आप ये क्या करोगे, पहले नॉर्मली कैलकुलेशंस कर लेना। नॉर्मली बेसिकली कैलकुलेशंस क्या करना, जो जीएवी निकालते समय आप जो 4 फैक्टर कंसीडर करते हो, दैट इज म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट या फिर स्टैंडर्ड रेंट एंड एक्चुअल रेंट। आप क्या करना, इसको डिवाइड कर लेना। डिवाइड क्या करना, सेल एरिया सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड एरिया लेट आउट में डिवीजन कर लेना। एरिया सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड एरिया लेट आउट में इसे डिवाइड कर लेना एंड फिर उसको, मतलब इन सभी को तुम क्या करोगे, इसमें 70% एंड 30% में डिवाइड करना। फिर जो लेट आउट एरिया है उसका जीएवी कैलकुलेट कर लेना। सेल्फ ऑक्यूपाइड को आप सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करोगे। अगर एक और सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी हो जाएगी, राइट। तो बेसिकली एरिया सेल्फ ऑक्यूपाइड विल बी ट्रीटेड एज अ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी एंड एरिया लेट आउट विल बी ट्रीटेड एज अ लेट आउट प्रॉपर्टी। इतना सा करना है। एंड इसके बाद सर म्यूनिसिपल टैक्स वगैरह सेम चीज, म्यूनिसिपल टैक्स कैलकुलेट करना। अगर म्यूनिसिपल टैक्स होगा तो उसे कैलकुलेट करना और 70% और 30% में डिवाइड कर देना। सिंस सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी का आप क्या करते हो, एनएवी ही नील लेते हो, तो म्यूनिसिपल टैक्स का रिक्वायरमेंट ही नहीं।
दैट्स इट। एंड इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन लोन जो रहेगा उसको भी, अगर कुछ इंटरेस्ट ऑन लोन रहेगा तो वो भी 70% 30% में डिवाइड हो जाएगा। तो बस यही पैटर्न फॉलो करना और कुछ नहीं करना है। जो सेल्फ ऑक्यूपाइड एरिया है उसे आप बेसिकली सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी मान लेना, एक सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, और जो एरिया लेट आउट है उसे तुम मान लेना ये लेट आउट प्रॉपर्टी है। दैट्स इट, और कुछ नहीं करने का है। अच्छा सर, ये तो समझ में आ गया। सॉरी बच्चों, एक कॉल आ गया था, मुझे रिसीव करना पड़ा। अब अपने आते हैं, आपको समझ में आ गया होगा एरिया वाइज डिवीजन हो तो कैसे लेंगे, और टाइम वाइज डिवीजन को तो फुल्ली लेट आउट मान के चलना है। अब आ जाओ सर, अगर हमारे पास जो सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है बहुत सारी, 3-4 सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी है, मेरे पास 5 सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी, मतलब मैं 5 हाउस प्रॉपर्टी रख रहा हूँ, एक मुंबई में, एक कोलकाता में, एक सपोज कर लो दिल्ली में, एक चेन्नई में, एक बिहार में। तो इन सच केस उन सब हाउस प्रॉपर्टी का क्या करेंगे, सभी तो सेल्फ ऑक्यूपेशन में, मैंने किसी को रेंट पे नहीं दिया। तो अगर आपके पास बहुत सारी सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है, मतलब मोर देन वन सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको बोलता है देख बच्चा, किसी दो हाउस प्रॉपर्टी को तुम सेल्फ ऑक्यूपाइड मान ले, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड मानना अपने आप में एक बेनिफिट है। बेनिफिट क्या है सर, आप उसकी एनएवी जीरो लोगे, जब आपकी उसकी एनएवी जीरो लोगे और उसमें इंटरेस्ट को डिडक्ट करोगे तो इनकम तो ऑलवेज नेगेटिव आनी है। तो तुम्हारी इनकम जब नेगेटिव आएगी तो अदर इनकम्स को, जो पॉजिटिव इनकम है उसको कम कर देगी, जिससे क्या होगा, तुम्हारा टैक्स बचेगा। तो बेसिकली ये बेनिफिट है, बट उतना नहीं समझने का है, एग्जाम के थ्रू पढ़ना है, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है। तो सिंपल सी चीज ये ध्यान रखना, अगर सपोज कर लो आपके पास 2 से ज्यादा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, मतलब अप टू 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, आप दोनों को एनएवी नील ले लोगे, लेकिन 2 से ज्यादा होते ही, जैसे आपने कहा आपके पास 5 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है देख 2 को तो तुम सेल्फ ऑक्यूपाइड मान ले, मतलब उसका नेट एनुअल वैल्यू 0 ले लेना। और लेकिन अब आता है इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन। तो इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन तो लिमिट था ना जो हमने लास्ट क्लास समझा था, 30,000 या 2 लाख। ये लिमिट दोनों हाउस प्रॉपर्टी की ओर मिला के मैक्सिमम लिमिट है, मतलब बोथ द हाउस प्रॉपर्टी में आप या तो 30,000 से ज्यादा का इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं ले सकते हो, या फिर 2 लाख से ज्यादा का नहीं ले सकते हो, एज द केस में भी। बोथ मिला के 2 लाख है, ध्यान रखना, अलग अलग 2 लाख मत ले लेना। अब क्वेश्चन आता है सर बाद बाकी 3 हाउस प्रॉपर्टी का क्या करेंगे, मानना पड़ेगा कि वो लेट आउट है, मतलब उसको हम लोग क्या नाम देंगे पता है, दैट हाउस प्रॉपर्टी विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड टू बी लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी। हम मान रहे हैं कि वो लेट आउट है, क्यों मान रहे हैं, क्योंकि वो एक्चुअली में तो लेट आउट नहीं है, बट इनकम टैक्स बोलता है भाई मानना पड़ेगा कि वो लेट आउट है, तो दैट इज व्हाई वी आर कंसीडरिंग दैट एज अ डीम्ड टू बी लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी। गॉट इट। चलिए, तो यही चीज मैं यहां पे समझा रहा हूं। देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है सर, मल्टीपल हाउसेज विच आर सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो मैक्सिमम टू हाउसेज can be treated as self-occupied at the option of the assessee, and other houses would be deemed as let out, and income of such individual house shall be computed in the manner discussed above by applying the relevant rule। मतलब बेसिकली क्या हुआ, जो डीम्ड टू बी लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी है उसमें नॉर्मल रूल्स जो अप्लाई करता है वो अप्लाई करेंगे एंड कैलकुलेशंस करेंगे। एंड जो प्रॉपर्टी को आप डीम्ड टू बी लेट आउट मानोगे उसमें इंटरेस्ट और लोन के रेस्पेक्ट में कोई लिमिटेशंस नहीं है, आप जितना इंटरेस्ट पे करोगे उतना डिडक्शन ले लेना, ठीक है। एंड यही चीज मैंने यहां पे बताई है, अगर मन करे तो पढ़ लेना, अदरवाइज मैंने आपको बता दिया है। हाउस प्रॉपर्टी केप्ट एज स्टॉक इन ट्रेड, वैसे अगर स्टॉक इन ट्रेड में रखते हो तो उसे भी आप क्या बोलते हो, हाउस प्रॉपर्टी क्या मानोगे, हाउस प्रॉपर्टी में ही ट्रेड कंसीडर करोगे, और उसको आप बेसिकली सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी की तरह मान लो, ठीक है। वैसे बीकॉम के लिए दिस इज नॉट रेलेवेंट। सर कुछ बताइए, ये अनरियलाइज्ड रेंट भी कुछ होता है हमने सुना है, और अरियर्स ऑफ रेंट भी कुछ होता है, चलिए उसे मैं बताता हूं। देखो अनरियलाइज्ड रेंट मैंने एक बार पहले भी क्लास में बताया था। अनरियलाइज्ड मतलब टेनेंट ने आपकी प्रॉपर्टी को यूज किया, लेकिन रेंट नहीं दिया, भाग गया, तो क्या करोगे, तो इनकम टैक्स बोलता देखो तो बैड डेट है। तो याद है हमने हाउस प्रॉपर्टी में जीएबी निकालते समय बैड डेट को इनकम से लेस कर दिया था, मतलब इनकम माना ही नहीं। लेकिन अब वो बंदा जो तुम्हारा पैसा डुबा दिया था, बैड डेट कर दिया था, मतलब रेंट नहीं दिया था, अचानक से जिस प्रीवियस ईयर की हम कंप्यूटेशन कर रहे हैं उस प्रीवियस ईयर में उसमें इंसानियत जाग जाती है। अब वो आपके पास दौड़े दौड़े आता है, बोलता है सर जी मैंने जो आपका रेंट नहीं दिया था ना, अब मुझे अपनी गलती रियलाइज हो रही है, ये लो आपका रेंट।
तो उस रेंट को जिस ईयर में आप रिसीव करोगे उस ईयर की इनकम मान लेना, राइट। तो अनरियलाइज रेंट एज पर सेक्शन 25A हम डिस्कस कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू विच अगर आप कोई भी अनरियलाइज रेंट रिकवर करते हो तो इन सच अ केस दैट विल बी ट्रीटेड एज इनकम ऑफ दैट प्रीवियस ईयर, इनकम ऑफ दैट प्रीवियस ईयर। सिंपली इतना सा कंसेप्ट ध्यान रखना, अनरियलाइज्ड रेंट रिकवर्ड एंड सब्सिक्वेंटली बाय द एससीसी वुड बी टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसीव्ड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो आई थिंक अनरियलाइज्ड रेंट का क्या ट्रीटमेंट करना है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सर एक पार्ट और आ गया सर, ये क्या होता है अरियर्स ऑफ रेंट। देखो अरियर्स ऑफ रेंट मतलब क्या होता है ना कि एक्चुअली में ये अनरियलाइज नहीं है, मतलब जो बंदा टेनेंट है आपका पैसा डुबाया नहीं है। क्या हुआ ना, आपने उससे रेंट पिछले सालों का कुछ एक्स्ट्रा बढ़ा के मांग रहे हो आप। मतलब क्या हुआ सर, थोड़ा सा क्लियरली समझाइए। मतलब क्या हुआ, सपोज कर लो हम तो 23-24 प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे लिए एप्लीकेबल प्रीवियस ईयर क्या है 23-24, तो हम 23-24 प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं। तो अब हुआ क्या, 22-23 प्रीवियस ईयर में आपने उस बंदे से 10,000 पर मंथ रेंट लिया था। अब सपोज कर लो फर्स्ट में 2023 को, जो 23-24 प्रीवियस ईयर में है, आप उसको बोलते हो देख भाई तुम जो 22-23 में 10,000 पर मंथ रेंट किया दिया था ना। वो बोला हाँ सर 10,000 ही तो था। अब एक काम कर वो 12,000 पर मंथ करके देना था। तो बोला सर एग्रीमेंट में तो 10,000 ही था। बोला नहीं 12,000 पर मंथ करके देना पड़ेगा क्योंकि तुम बहुत कम रेंट दे रहे थे। और क्या हुआ ना, जो लैंडलॉर्ड था उसने बकायदा लीगल डॉक्यूमेंट सब रेडी कर दिए थे। बोला देख भाई या तो तुम 12,000 रुपया पर मंथ करके रेंट दे दे, जिसमें तुम 10,000 पर मंथ मुझे दे चुका है। अब अगर तुम नहीं देता है तो मेरा प्रॉपर्टी को वैकेट करके चला जा। तो वो डर गया कहां मिलेगा ऐसा जगह, इतना अच्छा जगह है। तो बोला ठीक है सर मैं दे देता हूं। तो वो 2,000 रुपया, क्योंकि 10,000 रुपया पर मंथ तो वो दे चुका था 22-23 में, मतलब 10,000 इंटू 12 1,20,000 वो दे चुका था। लेकिन उससे तो मैं 12,000 पर मंथ मांग रहा हूं, मतलब 2,000 और पर मंथ एक्स्ट्रा देना है। तो 2,000 इंटू 12 22-23 का 24,000 रुपया होता है, वो उसने मुझे फर्स्ट में को और दे दिया। तो ये जो फर्स्ट में 23 को मुझे 24,000 रुपया जो पिछले साल के रेस्पेक्ट में मिला, जो मैंने आज ही बढ़ा के मांगा था, तो उसी को बोला जाता है अरियर्स ऑफ रेंट रिसीव्ड। एंड वो टैक्सेबल होता है जिस ईयर में आपको मिलता है उसी ईयर में। तो ध्यान रखना, वैसे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ध्यान रखना, सब में साफ साफ गिवन रहेगा अरियर्स ऑफ रेंट रिसीव्ड। तो अगर ये कुछ दिखता है तुमको तो जितना अमाउंट है वो टैक्सेबल कर देना। लेकिन अब यहां पे एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट ये है आपको जो अनरियलाइज रेंट मिलेगा वो जिस ईयर में मिलेगा उस ईयर में टैक्सेबल होगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये तभी टैक्सेबल होगा जब अनरियलाइज रेंट अर्लियर अलाउड हुआ हो। मतलब तुम जीएवी कैलकुलेट करते समय लेस किए हो, तो ये पता कैसे चलेगा, सब बता देगा। अनरियलाइज रेंट रिसीव्ड ब्रैकेट में लिख देगा अर्लियर डिसअलाउड, तो तुम मत कंसीडर करना, डिसअलाउड मतलब नहीं लेना। अगर ब्रैकेट में लिख दिया अर्लियर अलाउड तो तुम भी उसको इनकम में ले लेना, और अरियर्स ऑफ रेंट रिसीव तो इनकम में लेना ही है। लेकिन बस इतना सा चीज ध्यान रखना कि सबको 70% वैल्यू पे लेना है, क्योंकि 30% ये स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता ना, वो डिडक्ट करने की बात। तो अरियर्स ऑफ रेंट रिसीव भी 70% लोगे एंड अनरियलाइज रेंट भी 70% लोगे, वही टैक्सेबल होगा। मतलब पूरा का पूरा मत ले लेना, 70% ऑफ द अनरियलाइज रेंट एंड 70% ऑफ द अरियर्स ऑफ रेंट रिसीव विल बी द टैक्सेबल अमाउंट। और ये कब ऐड करेंगे, एकदम लास्ट में जाके। सर एकदम लास्ट मतलब यहां पे जब आपने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर ली ना, इसके बाद यहां पे ऐड करोगे। उसको लिखना मत उस समय इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये कैलकुलेट करने के बाद ऐड करना रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट, अरियर्स ऑफ रेंट रिसीव्ड अंडर सेक्शन 25A, गॉट इट। एंड उसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर। इज द थिंग, कोई दिक्कत नहीं है, सबको समझ में आया। बस तुम्हारे लिए बीकॉम के लिए तुम्हारा जो हाउस प्रॉपर्टी का सिलेबस था इतना ही है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। तो सर अब हम लोग क्या करें, सब में आ जाए। एक छोटा सा पार्ट और समझ के रख लो, वो ट्रीटमेंट ऑफ कॉम्पोजिट रेंट। कॉम्पोजिट रेंट का मतलब क्या होता है सर,
देखो कॉम्पोजिट रेंट का मतलब होता है अगर आप कोई हाउस प्रॉपर्टी ले रहे हो, वो हाउस प्रॉपर्टी विथ वेरियस बेनिफिट्स दिए जा रही है, लाइक सपोज कर लो उसमें आपको जनरेटर दिया जा रहा है, एयर कंडीशनर दिया जा रहा है, फर्नीचर दिए जा रहे हैं एटसेट्रा के साथ, ये सारी फैसिलिटीज के साथ मतलब फर्निश्ड आपको हाउस प्रॉपर्टी दी जा रही है। तो वो बंदा आपसे सिर्फ एकोमोडेशन का मतलब जो प्लेस है उसकी तो रेंट नहीं लेगा ना, सारी चीजों की रेंट लेगा। तो बेसिकली उस रेंट को बोला जाता है कॉम्पोजिट रेंट। फर्निश्ड एकोमोडेशन, फर्निश्ड हाउस प्रॉपर्टी अगर आप किसी से लेते हो, मतलब एसी लगा हुआ है, फर्नीचर लगे हुए हैं, फ्रिज लगी हुई है एटसेट्रा एटसेट्रा, रेफ्रिजरेटर लगा हुआ है, तो इन सच केस वो जो हाउस प्रॉपर्टी की जो रेंट होती है उसको कॉम्पोजिट रेंट बोलते हैं। अगर यहां पे ये पॉसिबल है कि आप रेंट सेपरेट कर सको कि ये जो सिर्फ हाउस है उसकी रेंट 10,000 है और जो अदर एमिनिटीज है उसकी रेंट 4,000 है, तो इन सच केस जो हाउस की रेंट होती है वो इनकम अंडर दैट हाउस प्रॉपर्टी में चार्जेबल टू टैक्स होती है, और जो अदर एमिनिटीज की रेंट होती है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस या प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन में चार्जेबल। बट अगर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, मतलब लैंडलॉर्ड आपको बोलता है भाई कुछ नहीं हम तो इतना ही रेंट ले रहे हैं, कुछ अलग से भी नहीं होगा, जो है यही है, आपको लेने हैं तो लो नहीं तो मत लो, तो उसने बोला आपको 15,000 रुपया रेंट है, उसने नहीं बताया कि एम्यूनिटीज का इतना रेंट, हाउस प्रॉपर्टी का इतना रेंट, तो इन सच सर्कमस्टांसेस वो इंटायर अमाउंट आप कहां पे टैक्सेबल करोगे? अगर आपका ये बिजनेस है तो इन सच केस बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में चार्जेबल टू टैक्स हो जाएगा अमाउंट, और अगर आपका बिजनेस नहीं है इस चीज का तो वो कहां टैक्सेबल हो जाएगा? सर बिजनेस नहीं है मतलब, अरे भाई मैं कोलकाता में रहता था, मेरा हाउस था, अब मैं मुंबई में जॉब के लिए शिफ्ट हो गया, तो मेरा कोलकाता हाउस बंद करने के बजाय मैंने क्या किया, फर्निश्ड है किसी को रेंट पे दे दिया, मेरा बिजनेस तो नहीं है ना ये, तो इन सच केस जो रेंट मुझे मिलेगा वो रेंट जो मेरा होगा वो किस हेड में चार्जेबल टू टैक्स होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चार्जेबल टू टैक्स होगा, राइट? और अगर मैं एकोमोडेशन पीजी चला रहा हूं तो पीजी चला रहा हूं तो ये तो मेरा बिजनेस हो गया ना, तो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में चार्जेबल टू टैक्स होगा। दिस इज द डिफरेंस, और कोई डिफरेंस नहीं है। देखो आप इनकम टैक्स पढ़ते समय ना नॉलेज के साथ पढ़ोगे ना तो आप प्रॉपरली चीजों को समझ पाओगे, अप्लाई कर पाओगे, और अगर आप मेरे साथ पढ़ रहे हो ना तो मजा भी आएगा, कंसेप्ट भी मिलेगा, इंजॉय भी करोगे, एग्जाम भी अच्छे से पास करोगे, कोई डर भय नहीं रहेगा, कैसा भी पेपर आए, टफ आए इजी आए, हम तो अच्छे से ही करके आएंगे क्योंकि हम तो पूरा कर रहे हैं ना नॉलेज के साथ। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट, अब और कुछ नहीं करने का है, आपके सिलेबस में और कुछ नहीं है बीकॉम के। अब हम लोग सिंपली आ जाते हैं सम में। डीम्ड ओनर एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, मतलब किसको डीम्ड ओनर माना जाता है, एक बार जनरल रीडिंग अपने आप दे देना। मैंने ये पीडीएफ ग्रुप में शेयर किया है, जो बच्चे ग्रुप में नहीं है वो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, एंड व्हाट्सअप करके आप ये पीडीएफ ले सकते हैं। दिस इज माय व्हाट्सअप नंबर, और वैसे व्हाट्सअप नंबर या और अदर डिटेल्स आपको ग्रुप डिस्क्रिप्शन में या फिर यूट्यूब में आई बटन में भी मिल जाएगा, तो वहां से ले लेना। चलो अब हम लोग स्पेसिफिकली मूव करते हैं सम में, पहले ईयर प्रॉब्लम्स ही करवाता हूं। हम लोगों ने शायद लास्ट क्लास 2021 का सम किया था, तो आज मैं आपको 2022 का सम्स करवाता हूं। बट पहले क्या है ना, ये सीबीसीएस में था तो सीबीसीएस का पेपर है वो मैं करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 9, कितने मार्क्स के लिए पूछा गया था सर? 15 नंबर के लिए पूछा गया था। तो आपको हाउस प्रॉपर्टी इनकम निकाल के देनी है फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23। आपके लिए जो ये असेसमेंट ईयर रहेगा 24-25 रहेगा, एंड प्रीवियस ईयर 23-24 रहेगा जो मैंने आपको बताया था। एनीवे उसमें मत जाओ, आप जो असेसमेंट ईयर है उसके बेसिस पे अपने कैलकुलेट करते हैं। बट हाँ, तुम्हारे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा दैट इज रिलेटेड विद द प्रीवियस ईयर 23-24 एंड असेसमेंट ईयर 24-25। चलिए मूव टू द सम। आपके पास सम में है, ये मिस्टर क्रिस्टोफर जो है इसके पास 3 हाउस है, पटना में है, मतलब केएमडीसी में नहीं है, जीएमवी एनएमवी सब बराबर है, कोई मतलब ही नहीं है। ये आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, बोल रहा हाउस वन इसने कंस्ट्रक्ट किया था 2019 में, एंड इसने इसे टेनेंट को लेट आउट कर दिया इतने रेंट पे, मतलब ये लेट आउट प्रॉपर्टी है। दिस इज अबाउट लेट आउट प्रॉपर्टी, लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी।
एंड हाउस नंबर 2 के बारे में क्या बोला जा रहा है, ग्राउंड फ्लोर लेट आउट किया, फर्स्ट फ्लोर विच इज आइडेंटिकल वो अपने खुद के रेसिडेंशियल के लिए रख रहा है, यानी मतलब एरिया वाइज डिवीजन है, और सिंस आइडेंटिकल है तो 50% सेल्फ ऑक्यूपाइड, 50% लेट आउट, राइट? दैट मीन्स देयर इज अ वन सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। हाउस नंबर 3 वो अपने बिजनेस के लिए यूज करता है, तो याद है अपने पास प्री रिक्विजिट थी जो मैंने लास्ट क्लास सबसे पहले बताया था, कोई भी इनकम अंडर दैट हाउस प्रॉपर्टी में कब आएगी, जब वो चार्जिंग सेक्शंस के कंडीशंस को फॉलो करेगी। एंड सेक्शन 22 इज अ चार्जिंग सेक्शन, वो ये बताता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मतलब सेक्शन 22 मतलब गेट नंबर, एंट्री गेट फॉर द इनकम अंडर दैट हाउस प्रॉपर्टी। वो ये बताता है कि एक हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए, एसएससी उसका ओनर होना चाहिए, बिजनेस यूज नहीं होना चाहिए बाय द एसएससी, नॉट बाय द टेनेंट। टेनेंट कुछ भी यूज करे मुझे मतलब नहीं है, ठीक है, बट यहां पे ये एसएससी उसे बिजनेस यूज में लेके आ रहा है, तो इसका मतलब ये इनकम अंडर दैट हाउस प्रॉपर्टी नहीं कंसीडर की जाएगी। इसको कहां कंसीडर करेंगे, टू बी कंसीडर्ड कंसीडर्ड एज पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। इसे हम प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन कंसीडर करने वाले हैं, मतलब इनकम अंडर दैट हाउस प्रॉपर्टी में इसका कोई रोल नहीं है। बस सर, तो 2 ही हाउस प्रॉपर्टी है हमारे पास, 2 नहीं है बच्चों, बेसिकली हाउस प्रॉपर्टी आपके पास 3 है। यहां पे आपके पास एक हाउस प्रॉपर्टी, यहां पे एक और हाउस प्रॉपर्टी, यहां पे एक सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी, दैट मीन्स यू हैव 3 हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है ना, समझ में आया? 3 हाउस प्रॉपर्टी है, 2 लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी है, एक सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है। तो चलिए हम इसको सम को सॉल्व करते हैं। ईयर 2022 का सम है, ईयर 2022, फॉर्मेट ड्राफ्ट कर लीजिए। चलो लेट स्टार्ट। देखो यहां पे क्या है, आप सबसे पहले लिखोगे भाई उस एसएससी का नाम क्या है, मिस्टर क्रिस्टोफर, मिस्टर सी लिख दे रहा हूं मैं। स्टेटस क्या है, स्टेटस ऑलवेज बीकॉम एग्जाम के लिए तुम्हारा क्या रहेगा, रेसिडेंट इंडिविजुअल। एंड कंप्यूटेशन आप क्या कर रहे हो, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, एग्जाम में पूरा लिखना। व्हाट अबाउट द प्रीवियस ईयर, सर यहां पे आपको असेसमेंट ईयर 22-23 बोला है, अगर असेसमेंट ईयर 22-23 है तो प्रीवियस ईयर 21-22 होगा, राइट ना, प्रीवियस ईयर मतलब पिछला ईयर। अब अपने आ जाते हैं, कंप्यूटेशन करते हैं। इनकम फ्रॉम HP1 लेट आउट है, राइट ना, ओके, लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी है। देखो आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं कि बेसिकली सम करके आज की क्लास ओवर कर देंगे। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंसेप्चुअली फिनिश हो चुकी है, इसके बाद एक और वीडियो आपको मिलने वाला है जो आज ही मिल जाएगा, जिसमें क्या करने हैं, हमें कुछ सम्स कंप्लीट करने हैं, जो मैं सम्स करवाऊंगा, उसमें सिर्फ एंड सिर्फ सम्स करवाऊंगा। ओके चलिए, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 1 लेट आउट, इसमें कैलकुलेशंस देख लेते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, पहले HP1 GAV कैलकुलेट करते हैं। HP1 की GAV कैसे कैलकुलेट करोगे, वर्किंग नोट्स नंबर 1, मूव टू वर्किंग नोट्स नंबर 1। GAV कैलकुलेट कर रहे हो, वर्किंग नोट नंबर 1 में किसका GAV कैलकुलेट कर रहे हो, हम GAV जो कैलकुलेट कर रहे हैं HP1 का कर रहे हैं सर, HP1 की GAV अगर मैं कंप्यूट करता हूं तो मैं कैसे कंप्यूट करूंगा, मैं यहां पे लूंगा सर, यहां पे म्यूनिसिपल वैल्यू कितनी है, सिंस हाउस प्रॉपर्टी इज इन पटना तो मेरे को मतलब ही नहीं है ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू और नेट म्यूनिसिपल वैल्यू से। यहां पे मेरे को दिया हुआ है म्यूनिसिपल वैल्यू, सर दिया हुआ नहीं, म्यूनिसिपल टैक्स दिया हुआ है। देखो भाई म्यूनिसिपल टैक्स दिया हुआ, मैंने कितना दिया म्यूनिसिपल टैक्स, मैंने बोला म्यूनिसिपल टैक्स इज municipal tax is 10% of municipal value, 10% of municipal value। और म्यूनिसिपल टैक्स कितना है सर, 22,000। तो देखो भाई तुम आंसर नहीं निकाल दोगे क्या, 22,000 इज द म्यूनिसिपल टैक्स विच इज 10% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू। आप यहां पे तुरंत लिखोगे देयर फोर म्यूनिसिपल वैल्यू इक्वल टू 22,000 डिवाइडेड बाई 10%, ये कितना हो जाएगा, it's rupees 2,20,000, got it?
चलो स्टार्ट करो। म्यूनिसिपल वैल्यू तुम्हें मिल चुकी है, दिस इज 2,20,000। अब आपको क्या चाहिए सर? अब मुझे नेक्स्ट चाहिए सर फेयर रेंट। फेयर रेंट दिया हुआ है क्या? नो, नहीं, नथिंग, कुछ नहीं दिया हुआ है। ठीक है, छोड़ दो। स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है क्या? कुछ नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब तुम्हारा RER क्या हो जाएगा? RER जो हो जाएगा वो यही हो जाएगा, दिस विल बी योर RER, दिस इज योर रिजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। अब आ जाइए नेक्स्ट पार्ट। सर अब हम इसे कंपेयर किसके साथ करेंगे? अब हम इसे कंपेयर करेंगे विथ एनुअल रेंट। एनुअल रेंट कितना है सर आपका? एनुअल रेंट टेनेंट आपको 20,000 रुपया पर मंथ की रेंट देता है, दैट्स इट, और कुछ नहीं दिया है। तो 20,000 रुपया पर मंथ, 20,000 रुपया इंटू 12, दैट इज 2,40,000। एक बार देख लो कहीं वैकेंसी या अनरियलाइज रेंट कुछ है क्या? नहीं, एक इंटरेस्ट का कैलकुलेशन है इन रेस्पेक्ट ऑफ HP2। ठीक है, ओके, HP1 के रेस्पेक्ट में कोई इंटरेस्ट का कंसेप्ट नहीं है। व्हाट शुड बी द GAV विच एवर इज हायर? तो GAV इन केस ऑफ HP1 इज 2,40,000। ठीक है, तो चलो इसे ले लो। GAV आप लोगे 2,40,000। अब इसके बाद आप इसमें से क्या लेस करोगे सर? लेस करोगे म्यूनिसिपल टैक्स पेड। म्यूनिसिपल टैक्स पेड है उसे लेस करोगे, तो म्यूनिसिपल टैक्स पेड कितना है? 22,000। इससे आप यहां पे लेस कर दोगे, और इसको लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा दैट विल बी टर्म्ड एज नेट एनुअल वैल्यू, दैट इज 2,40,000 माइनस 22,000, दिस इज 2,18,000। अब आप इसमें से क्या करोगे? लेस करोगे। नेक्स्ट पार्ट इज डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24। वो आपका क्या है? पहला डिडक्शन है स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A, विच इज नथिंग, वो कितना है? इस NAV का 30%, दैट इज 65,400। अब आइए नेक्स्ट पार्ट। सर कुछ इंश्योरेंस के बारे में बोल रहे हैं, मैंने लास्ट क्लास भी बोला था स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 30% दिया जा रहा है ना, दैट कवर्स ऑल टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर। तो स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर को भूल जाना, इग्नोर कर देना। अब आप क्या करोगे? नेक्स्ट पार्ट करोगे इंटरेस्ट ऑन लोन अंडर सेक्शन 24 सबसेक्शन B। तो यहां पे इंटरेस्ट ऑन लोन है ही नहीं इन रेस्पेक्ट ऑफ HP1, तो कुछ नहीं है। ठीक है, हो गया सर अपना काम। इसमें से 65,400 डिडक्ट कर देना, एंड जो अमाउंट आएगा उसे आप बोल देना इनकम फ्रॉम HP1, दैट इज 152,600। चलो ये तो पार्ट हो गया, इनकम फ्रॉम HP1 लेट आउट का काम हो चुका है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स इनकम फ्रॉम HP2। इनकम फ्रॉम HP2 लेट आउट पोर्शन, वी आर टॉकिंग अबाउट लेट आउट पोर्शन, तो इसका कैलकुलेशंस करना होगा। तो चलिए आइए वर्किंग नोट नंबर 2। वर्किंग नोट नंबर 2, देखो यहां पे ध्यान दो, ये जो प्रॉपर्टी है 50% सेल्फ ऑक्यूपाइड है, 50% लेट आउट है। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड एक ही हाउस प्रॉपर्टी है तो उसकी NAV 0 रहेगी, तो मैं कैलकुलेशन ही नहीं करूंगा GAV का, लेकिन लेट आउट का तो करना पड़ेगा। तो लेट आउट का पोर्शन का कैलकुलेशन कैसे करोगे? ग्राउंड फ्लोर को आपने 30,000 पर मंथ पे लेट आउट किया है, म्यूनिसिपल टैक्स दिया हुआ है। चलिए यहां पे हम लोग आएंगे GAV कैलकुलेट करने। GAV फॉर HP2 लेट आउट पोर्शन, LO लिखा है मैंने। ठीक है, आप पहले म्यूनिसिपल वैल्यू निकाल लो। तो म्यूनिसिपल वैल्यू जैसे हमने पिछले पार्ट में निकाली थी HP1 में, वैसा ही है। 1,20,000 म्यूनिसिपल टैक्स है विच इज 20%। तो यहां पे हम निकालेंगे म्यूनिसिपल वैल्यू इज 1,20,000 डिवाइडेड बाई 20%, दैट इज ₹6 लाख। बट सर ये तो फुल हाउस की है, तो आधा कर दो ना भाई। इसे आधा करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 3 लाख। अब यहां पे और कुछ नहीं है, दैट इज स्टैंडर्ड रेंट नहीं है, फेयर रेंट नहीं है, कुछ नहीं है। तो आप एनुअल रेंट कंसीडर करोगे। एनुअल रेंट कितनी है? आप टेनेंट से 30,000 रुपया पर मंथ ले रहे हो, तो 30,000 रुपया इंटू 12, दैट कम्स टू ₹3,60,000। 30,000 इंटू 12, दैट कम्स टू ₹3,60,000। Compare it, whichever is higher will be your GAV, that is 3,60,000. Your GAV is 3,60,000. Got it? चलिए सर GAV मिल गई है। अब हम क्या करेंगे? सर इसको एनुअल रेंट को आपने आधा नहीं किया,
बेवकूफ इंसान, ये रेंट तो जितना लेट आउट पोर्शन है उसी के लिए मिला है ना, ठीक है। चलो जीएवी मिल गई, अब इसे हम यहां पे दिखा देंगे, जीएवी दैट इज 3,60,000 लेस म्यूनिसिपल टैक्स। म्यूनिसिपल टैक्स कितने का है, एम टैक्स म्यूनिसिपल टैक्स। अगर मैं म्यूनिसिपल टैक्स की बात करूं तो दिस इज रुपीज 12,20,000, लेकिन ये पूरे हाउस प्रॉपर्टी का है, मुझे आधे हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट लेना है। दैट मीन्स मैं यहां पे 60,000 ही लेने वाला हूं। तो अब मेरे पास NAV आ जाएगी एंड दैट इज रुपीज 3,00,000, जिसमें से अब मैं स्टैंडर्ड डिडक्शंस एटसेट्रा लेस करूंगा। डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24, तो 24 का डिडक्शन लेंगे, जिसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन होगा 24A विच इज 30% ऑफ दिस, दैट मींस 90,000। गॉट इट। अब आइए सर, इंटरेस्ट ऑन लोन भी है क्या, कुछ है 24B इंटरेस्ट ऑन लोन, कैलकुलेट करिए। देखो क्या दिया हुआ है, लोन लिया गया था 1 जून 18 को HP2 के लिए, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ 1 जून 20 को, तो आप कब से कब तक का इंटरेस्ट निकालोगे, प्री पीरियड इंटरेस्ट होगा ना, कब से कब तक का, 1 जून 18 से लेके 1 जून 20 को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है, लोन रीपेड हुआ है 31 दिसंबर 21 को, यानी कंस्ट्रक्शन डेट इज अर्लियर, तो एग्जैक्ट कंस्ट्रक्शन डेट तक का इंटरेस्ट नहीं कैलकुलेट होगा। कब तक का होगा सर, लास्ट 31 मार्च का। तो यहां लास्ट 31 मार्च क्या होगा, 31 मार्च 20। तो कितना पीरियड हुआ, देखो यहां पे अगर पीरियड की बात करूं तो एक बार 1 जून 18 से 31 मार्च 19 पे रुकते हैं और 19-20, इसका मतलब मेरा जो पीरियड हुआ, इस तरह वर्किंग मत दिखाना एग्जाम में, ये जो पीरियड हुआ कितना हुआ, देखो जून से 31 मार्च तक, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, मतलब कितना, 10 महीना। हियर इट इज 10 मंथ्स एंड ये 12 मंथ्स, मतलब 10 मंथ्स और 12 मंथ्स कितना हुआ, काउंट कर लो, 22 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो लोन कितने का है सर, लोन हमारा है 60 लाख का, इंटरेस्ट रेट है 12%, तो 60 लाख का 12% फॉर 22 मंथ्स, ये 5 हिस्सों में बटेगा ना, 5 इंस्टॉलमेंट में लेते थे ना। चलो देखो, 13,20,000 आ रहा है, जिसको आप डिवाइड करोगे 5 से, तो इंस्टॉलमेंट आ रहा है ₹2,64,000। दिस इज अबाउट प्री पीरियड इंटरेस्ट, एंड ये किस किस पीरियड में कंसीडर होगा, ये देखो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है 2021 में, मतलब 5 इंस्टॉलमेंट काउंट होगा, 2021, 21-22, 22-23, 23-24, 24-25। तुम देखो तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्या है, तुम्हारा प्रीवियस ईयर 21-22 है, तो क्या 21-22 यहां पे है, यो 21-22 यहां पे दिख रहा है तुम्हें, तो हम इसे कंसीडर करेंगे। अब बात करेंगे सर पोस्ट पीरियड इंटरेस्ट, 21-22 इज योर प्रीवियस ईयर। अब आ जाओ पोस्ट पीरियड, तो पोस्ट पीरियड की अगर मैं बात करता हूं तो मेरा पीरियड होगा 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च 22, बिकॉज दिस इज योर प्रीवियस ईयर। मैंने बोला था ना, पोस्ट पीरियड के लिए सिर्फ प्रीवियस ईयर ही लेना, ठीक है सर। तो अब ये जो प्रीवियस ईयर मैं ले रहा हूं, तो अब इसका कैलकुलेशंस करने के लिए ध्यान दो, तुमने तो लोन को रीपेड कब कर दिया, 31 दिसंबर 21 को, मतलब 31 दिसंबर 21 को लोन रीपेड हो चुका है, इस पार्ट को भूल जाओ। तो इंटरेस्ट जो निकलेगा ये 9 मंथ्स का निकलेगा, तो 9 मंथ्स का इंटरेस्ट कितना होगा सर, 9 मंथ्स का इंटरेस्ट होगा 60 लाख के ऊपर कितना परसेंट, 12% फॉर 9 मंथ्स, ये आएगा 5,40,000। ठीक है, तो अब क्या करें सर, अब देखो ये अगर तुम बात करोगे, अब सबसे पहला काम तो सारे इंटरेस्ट को ऐड कर लो, तो अगर मैं इन दोनों इंटरेस्ट को ऐड कर लेता हूं तो ये टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ, 5,40,000 प्लस 2,64,000, दिस इज
8,04,000, ये टोटल 8,04,000 आ रहा है। लेकिन सर ये तो पूरे हाउस प्रॉपर्टी का है। अगेन हम इसे डिवाइड करेंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी के लिए एंड लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी के लिए। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड लेट आउट में दो पार्ट 50-50% है ना, डिवाइड कर दो। इट्स 4,02,000 एंड 4,02,000। लेट आउट में तो पूरा का पूरा 4,02,000 का डिडक्शन ले लूंगा मैं। लेट आउट में तो मैं पूरा का पूरा 4,02,000 का डिडक्शन ले लूंगा। 4,02,000, चलो अच्छा है। 4,02,000, तो यहां पे मेरे को डिडक्शन कितने का मिला? 4,92,000। तो मेरी इनकम नेगेटिव में चली गई। कितना नेगेटिव में चली गई? 1,92,000। इंटरेस्ट सही कैलकुलेट किए ना हम? ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट। अब बात करते हैं सर, अब हमें इनकम फ्रॉम एचपी टू सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन भी लेना है। इनकम फ्रॉम एचपी टू सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन भी लेना है। जब मैं इसे लूंगा तो मैंने एनएवी तो जीरो लेनी है, तो डिडक्शंस वगैरह कुछ नहीं मिलेंगे। लेकिन हाँ 24 में डिडक्शंस मिलेगा। कौन सा डिडक्शन? डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 एक डिडक्शन है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन 24B में। कितना मिलेगा सर? सर हमें तो अवेलेबल तो मेरे पास कितना है? 4,02,000 है। इट इज अ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी, तो इंटरेस्ट या तो 30,000 रहेगा मैक्सिमम या फिर 2 लाख रहेगा, इनसे ज्यादा नहीं ले सकते हैं। या तो सर मतलब दोनों 30 और 2 लाख में तो बहुत डिफरेंस है। तो मैंने तुम्हें बताया था ना 30,000 कब, 2 लाख कब? तुम चेक करो लोन कब लिया था। 1499 के बाद लिया था। यस सर, 1499 के बाद लिया था। कंस्ट्रक्शन क्या जिस दिन लोन लिया उसके एंडिंग डेट से 5 साल के अंदर कंप्लीट हुआ, बहुत जल्दी कंप्लीट हो गया। कंस्ट्रक्शन के लिए लिया गया था लोन। यस सर, कंस्ट्रक्शन के लिए लिया गया था। सारी कंडीशन सेटिस्फाइड है। इसका मतलब मैक्सिमम लोन का डिडक्शन, इंटरेस्ट और लोन का डिडक्शन तुम 2 लाख तक का ले सकते हो। सर यहां पे तो 4,02,000 है, नहीं ले सकते हो। सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ रुपीज 2 लाख, तो ये सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ रुपीज 2 लाख होगा, राइट। तो आप ये 2 लाख का ही डिडक्शन यहां पे लोगे, तो यहां पे जाओ और 2 लाख रुपया लेस कर दो। तो यहां पे 2 लाख नेगेटिव, तो अगर ऐसा करोगे तो देखो ये कैलकुलेशंस करने से कितना आ रहा है? 1,92,000 प्लस 2 लैक्स, ये नेगेटिव है, माइनस 152,600। इसका मतलब 239,400 नेगेटिव इनकम है। दैट इज इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, जिसे तुम लॉस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी भी बोल सकते हो। मैंने नेगेटिव दिखते हुए, नेगेटिव लिखते हुए, नेगेटिव साइन ब्रैकेट देते हुए इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी लिखी है, दैट मींस वो लॉस ही है। ठीक है, तो दिस इज द वे। इस तरीके से आपने ईयर 22 का सम सॉल्व कर लिया। एक बार मैंने कंसेप्ट सारा कवर कर दिया है। इस वीडियो को और लास्ट वाले वीडियो को अच्छे से गो थ्रू कर लो, एंड इसके बाद आप लोगों को जो तीसरा वीडियो मिलने वाला है उसमें सिर्फ आपको सम्स देखने हैं। उतने सम्स देख लेना, आपका हाउस प्रॉपर्टी से 15 नंबर कंफर्म हो गया। रेसिडेंशियल स्टेटस ऑलरेडी अपलोडेड है, 5 नंबर कंफर्म्ड हो गया। तो इसका मतलब 20 मार्क्स तो हम लोग ऐसे ही पॉकेट में लेके घूम रहे हैं। ठीक है, चलो इसको जल्दी से देख लो और जल्दी से वायरल कर दो कि सारे बच्चे इससे बेनिफिट उठा सकें। चलो टेक केयर, बाय बाय।